हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी टीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस केवीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बायोलॉजी विषय के बारे में बात करेंगे। और हमारे टॉपिक का जो नाम है वह बॉटनी वाले पार्ट से है, वनस्पति विज्ञान वाले पार्ट से है, जिसका नाम है प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकारिकी। प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकारिकी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो अध्ययन सामग्री है आपको जरूर प्राप्त होगी। चलिए हम बात करते हैं पादप आकारिकी का मतलब क्या होता है। देखिए, पौधे के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लांट मार्फोलॉजी कहलाता है, पादप आकारिकी कहलाता है। और पौधे की आंतरिक संरचना के आधार पर लक्षणों का अध्ययन करना कहलाता है प्लांट एनाटॉमी। तो हमें ये डिफरेंस नॉर्मली बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है कि प्लांट मार्फोलॉजी क्या होती है और प्लांट एनाटॉमी क्या होती है, बस मैंने आपको एक ध्यान रखने के लिए बताया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। देखिए, रूट, स्टेम और लीफ पौधे के कायिक भाग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जबकि पुष्प और फल पौधे के जननिक भाग होते हैं। पौधे के कैसे होते हैं? जननिक भाग। अगर हम बात करें कि एक प्लांट का एक नॉर्मल आइडियल है कि प्लांट का जो जमीन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वह क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र, जिसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। और जमीन से नीचे वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है जड़ तंत्र, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जड़ तंत्र में क्या आता है। देखिए, जड़ तंत्र में आती हैं जड़, और प्ररोह तंत्र में आती हैं तना, शाखा, पत्ती, कलियां, पुष्प और फल प्ररोह तंत्र का भाग होते हैं। तो जो भी जमीन से ऊपर का जो हिस्सा होता है किसी भी पौधे का, तो वह होता है प्ररोह तंत्र, और जमीन से नीचे का या भूमि से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं जड़ तंत्र, जिसमें क्या आता है? जड़ आता है। एक नॉर्मल आइडिया है कि किसी भी प्लांट में कौन कौन सी संरचना कैसी होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम रूट के बारे में, जड़ के बारे में। देखिए, जड़ क्या होती है, जड़ के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो जड़, देखिए, जड़ भूमि से नीचे की ओर सीधी गति करती है, इसी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो जड़ को हम कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और प्रकाश के विपरीत दिशा में ये गति करती हैं, इसीलिए जड़ का नाम होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करने के कारण धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और प्रकाश से विपरीत गति करने के कारण इसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जड़ मूलांकुर से विकसित संरचना होती है। देखिए, ऐसी कोई संरचना जिसे हम मूलांकुर से विकसित मानेंगे तो वह संरचना तो होगी जड़। और यदि मूलांकुर के अलावा को पौधे के किसी अन्य भाग से होती है तो उस जड़ को वास्तविक जड़ न मानकर अपस्थानिक जड़ माना जाता है। तो ये कंसेप्चुअल बात है जो सभी स्टूडेंटों को आनी चाहिए। जड़ों में सामान्यतः क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता, अर्थात जड़ अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, टीनोस्पोरा, ट्रापा, ऑर्किड की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। कौन कौन सा? टीनोफोरा, ट्रापा और ऑर्किड की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करें, जड़ों पर जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने वाली एक संरचना होती है। ध्यान देना, देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट जानते हैं कि जड़ें जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, पर वास्तव में जड़ों पर पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम, वही जल जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। यहाँ से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट है कि जड़ों के मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, जबकि तने के जो रोम होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर भी हमें याद रहना चाहिए। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि जड़ों का जो मूल रोम है वह कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, जबकि तनों का जो मूल रोम होता है वह बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए। और जड़ों के मूल रोम से ही अ, मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अगर हम जड़ की संरचना के बारे में बात करें तो जड़ की संरचना में आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो मुख्य रूप से चार संरचनाएं हैं। पहली संरचना है रूट कैप, उसके पीछे जो सघन जीव द्रव्य वाली संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र, और तीसरी होती है दीर्घीकरण क्षेत्र, और चौथी होती है परिपक्वन क्षेत्र।
तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मूल रोम कौन से भाग में मिलते हैं। तो मूल रोम मिलते हैं परिपक्वन क्षेत्र में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मूल रोम कौन से भाग में मिलते हैं। तो मूल रोम पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, मूल रोम पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट, रूट कैप, मूल गोप जिसे कहते हैं। मूल गोप क्या होता है कि जब जड़ जमीन में अंदर की ओर क्या करती है, गति करती है, तो जमीन के कणों से घर्षण होता है। तो जड़ को घर्षण से बचाने के लिए मूल गोप पाई जाती है, रूट कैप जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रूट कैप का कार्य होता है मृदा के घर्षण से बचाना। दूसरा, जड़ की नई कोशिका का निर्माण करने के लिए सघन जीव द्रव्य की वाली कोशिकाओं की एक संरचना पाई जाती है जो लगातार विभाजित होती रहती है। उस क्षेत्र को कहा जाता है विभज्योतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन इसको हम कहते हैं। उसके पीछे जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो वह अपने आकार में बड़ी होती हैं, जिससे कि जड़ भी बड़ी होती है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। और परिपक्वन क्षेत्र में कोशिकाएं लगभग अविभाजित रहती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और एक स्थायी संरचना प्रदान करती हैं, जिसे मैचुरेशन रीजन कहते हैं। और इसी मैचुरेशन रीजन में क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, जो जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए, आइकोर्निया और पिस्चिया में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि रूट पॉकेट कौन कौन से प्लांट में मिलती है। तो रूट पॉकेट मिलती है आइकोर्निया और पिस्चिया में, रूट पॉकेट पाई जाती है। अब हम बात करें कि जड़ कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, जड़ मूलांकुर से विकसित संरचना है और मूलांकुर से विकसित संरचना को हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। तो जड़ सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला मूल जड़ और दूसरी होती है जकड़ा मूल तंत्र, जिसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहेंगे। और मूसला मूल तंत्र को टेप रूट सिस्टम कहेंगे। देखिए, मूसला मूल तंत्र में क्या होता है कि मूलांकुर से एक मूल संरचना निकलती है, जिसे हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट से एक जो भी जड़ें निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट। और इन सेकेंडरी रूट से जो भी जड़ या शाखाएं मिलती हैं, उनको हम बोलते हैं टर्सरी रूट, तृतीयक जड़ें हम इनको कहते हैं। तो ऐसी संरचना जिसमें द्वितीयक वृद्धि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं और जड़ का बहुत मजबूत सिस्टम कार्य करता है, मजबूत जड़ों का निर्माण होता है। तो ऐसी जड़ों को हम मूसला मूल कहते हैं और ऐसा पाया जाता है सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में, जिसका एक उदाहरण है सरसों। सरसों के अलावा भी और प्लांट है, लेकिन बुक्स में इंपॉर्टेंट रूप से आपको दिया है सरसों, तो इसको आप याद रखें क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। तो कौन से एग्जाम्पलों को हमें याद रखना है और कौन से एग्जाम्पलों को छोड़ना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि जब मूलांकुर से पतले पतले रेशे जैसी संरचना में जड़ें बाहर निकलती हैं, तो उस जड़ तंत्र को कहा जाता है जकड़ा मूल तंत्र। सामान्यतः इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है और सभी जो संरचनाएं होती है वो प्राथमिक जड़ होती हैं और यह मजबूत जड़ सिस्टम का निर्माण नहीं होता। जमीन से थोड़ी से अंदर ही ये रहती हैं, जिससे पौधा क्या है वहाँ केवल स्थायित्व रूप से अपना जम सके। और ऐसा होता है एकबीजपत्री पौधों में, जिसका उदाहरण क्या है, गेहूं। देखिए, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जैसे घास और बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से जड़ें निकलती हैं, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो अपस्थानिक जड़ें उन जड़ों को कहा जाता है जो मूलांकुर से विकसित नहीं होती, पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब बात करें हम कि मूसला मूल के रूपांतरण कौन कौन से हैं। देखिए, मूसला मूल के रूपांतरण है तर्कुरूपी। तर्कुरूपी ऐसी जड़ जो बीच में से मोटी होती है और ऊपर और नीचे से पतली होती है, तो ऐसी जड़ मिलती है मूली में, फ्यूजिफॉर्म कहते हैं इसे। शंकुरूपी कोनिकल, ऊपर से और बीच में से मोटी होती है और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है, तो ऐसी जड़ मिलती है गाजर में। तो गाजर में कौन सी जड़ मिलती है, कोनिकॉल। और फ्यूजीफॉर्म जो जड़ मिलती है वह मिलती है मूली में। अब हम बात करें कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी जड़ क्या होती है, मतलब ऊपर से और मध्य में और नीचे की ओर क्या होती है, मोटी होती है और नीचे से थोड़ा वह क्रम से बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। नेपीफॉर्म जड़ कहते हैं, कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है सलजम में। तो आपसे पूछा जाता है कुंभी रूपी जड़ किस में मिलती है, तो ये किस में मिलती है, सलजम में पाई जाती है। अगर हम मूसला मूल के और रूपांतरण देखें तो श्वसन मूल, चौथा रूपांतरण है श्वसन मूल।
श्वसनबूल रेस्पिरेटरी यानी कि मूसला जड़ों में कुछ ऐसी भी जड़ होती हैं जो दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वह जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए दलदल से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। और ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली संरचनाओं को कहा जाता है न्यूमेटोफोर। क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर। और ऐसा कौन कौन से पादपों में? राइजोफोरा और सुंदरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइजोफोरा और सुंदरी। देखिए सुंदरी पौधे की प्रधानता के कारण ही बंगाल में जो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका नाम दिया गया है सुंदरबन का डेल्टा। तो इनमें जो श्वसन करने वाली जो संरचना होती है जड़ों में, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। अब इसी तरह से अपस्थानिक जड़ों के भी रूपांतरण होते हैं। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं? कंदिल जड़, यानी कि भोजन संग्रहण करके जड़ जो है वो मतलब अनियमित रूप से फूल जाती है तो उसे कंदिल जड़ कहते हैं। ट्यूबरस रूट कहते हैं। ये किस में मिलती है? शकरकंद में मिलती है। पुलकित जड़ फैसिक्युलेटेड रूट्स जिसे हम बोलेंगे, ये मिलती है डहेलिया और सतावर में। पुलकित जड़ किस में मिलती है? डहेलिया और सतावर में। ग्रंथिल जड़ें आंबा हल्दी में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। आंबा हल्दी में क्या पाई जाती है? ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ग्रंथिल जड़ें किसमें मिलती है? आंबा हल्दी में। प्रॉप रूट, देखिए प्रॉप रूट कहते हैं, जैसे मान लो आपने बरगद का पौधा देखा होगा तो बरगद के पौधे की जो वायवीय शाखा होती है वहां से कुछ संरचनाएं निकलती हैं और बरगद के वो जमीन में जाके एक स्तंभ की तरह कार्य करती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अब स्तंभक जड़। और ये मिलती हैं बरगद में और रबर के पादप में। किसमें मिलती है? रबर में और बरगद में प्रॉप रूट मिलती हैं। कौन सी रूट मिलती हैं? प्रॉप रूट, जो पौधे को तने की तरह ही क्या देती हैं? सहायता देती हैं, तो इन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। अब हम बात करें, देखिए कि मक्का और गन्ना में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है ना, और प्लांट से थोड़ी सी ऊपर से कुछ जड़ें निकलती हैं जो जमीन में पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं जटामूल। जटामूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। देखो स्टिल्ट रूट आप याद रखें, प्रॉप रूट पाई जाती है बरगद में और स्टिल्ट रूट मिलती है मक्का और गन्ना में, तो यह भी अपस्थानिक जड़ें हैं। आरोही जड़ यानी पान और मनी प्लांट में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो पौधे को ऊपर चढ़ने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अधिपादपीय जड़, देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पादप के ऊपर पाए जाते हैं। उन पौधों में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। जड़ों में क्या पाया जाता है? वेलामेन ऊतक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अधिपादपीय जड़ों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वेलामेन ऊतक पाया जाता है। और वो अधिपादप कौन कौन से हैं? ऑर्किड और वेंडा। ऑर्किड और वेंडा में अधिपादपीय जड़ पाई जाती हैं। स्वांगीकारी जड़, देखिए स्वांगीकारी जड़ का अर्थ ये रहता है ऐसी जड़ें जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वह अपने भोजन का निर्माण करती हैं। जैसे ट्रापा, नीम गिलोय। तो नीम गिलोय और ट्रापा में, सिंघाड़ा और नीम गिलोय की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है और अपने भोजन का निर्माण करती हैं। परजीवी जड़, ऐसी जड़ें जो परजीवी के रूप में कार्य करती हैं, अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करती हैं। ऐसा मिलता है अमरवेल और ओरोबेंकी में। किसमें मिलता है? अमरवेल और ओरोबेंकी में परजीवी जड़ पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने जड़ों के रूपांतरण को देखा। अब हम बात करते हैं कि जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए जड़ के पहला कार्य है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। वह कौन सी संरचना करती है? मूल रोम। पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, यानी तभी तो वो पौधा स्थिर रूप से खड़ा रह पाएगा। खाद्य पदार्थों का संचय करना, भोजन संचय करके ही जड़ें, मतलब अलग अलग, जैसे शकरकंद है तो वह भोजन संचय करके ही तो बना है, तो वह भी क्या एक जड़ है। पादप नियामकों, पादप हार्मोन का संश्लेषण करने का भी कार्य करती हैं जड़ें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टूडेंट इस बात को भूल जाएंगे कि जड़ जो है वो पादप हार्मोनों का भी क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। तो इसको आप जरूर याद रखें, पादप नियामकों का संश्लेषण करने का कार्य भी कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केबीएस है, एनबीएस है, डीएसएसबी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित आपको बहुत सारी सामग्री प्राप्त होगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना पाएंगे। और धीरे धीरे आपको जो भी क्लासेज हैं वो धीरे धीरे उपलब्ध कराई जाएंगी और आपकी तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा और थोड़े से समय में आप इन चैप्टर को रिवीजन करोगे। और इसी के साथ मैं आपको आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।